Good morning. Good afternoon to all of you. Afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। जो हम लोग लास्ट क्लास में हम Afternoon, लोग sir. देखा था ऑटो साइकिल दैट इज पेट्रोल इंजन। उसकी हमने एफिशिएंसी नहीं देखी थी कि एफिशिएंसी कितनी होगी। हमने बस देखा था कि उसके कितने प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस में हाउ मेनी स्ट्रोक्स आर देयर एंड विच प्रोसेस आर स्ट्रोक्स एक्चुअली। So in that case, we have understood the four-stroke petrol engine. Okay, so we will understand with the help of four-stroke of the same, you can say, like diesel engine for the same number of stroke. मतलब फोर-स्ट्रोक डीजल इंजन हम लोग देखेंगे। और फोर-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में हमने एफिशिएंसी की बात नहीं की थी कि एफिशिएंसी इस पर्टिकुलर ऑटो साइकिल पे बेस्ड पेट्रोल इंजन जो होगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। उमेश मीना। सो अच्छा, मुझे अभी कुछ पता चला है कि कई सारे स्टूडेंट जो एक्चुअल में कॉलेज की आईडी से ज्वाइन करते हैं वो जो गूगल मीट का जो लिंक है वो शेयर कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ द स्टूडेंट्स को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज एन पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, ये पूरा के पूरा रेस्ट्रिक्टेड है ओनली फॉर रजिस्टर्ड एम एल बी टी आई एम एल बी टी ई सी स्टूडेंट्स। पूरा पूरा क्लास फिर से देखिए, किसी ने शेयर किया है लिंक। उमेश मीना वो ज्वाइन करना चाह रहा है। जो भी शेयर किया है वो मुझे भी पता चल जाएगा। मैं उसका नाम अभी कभी नहीं लेना चाह रहा हूँ, अदरवाइज़ ये वीडियो से पूरा वायरल हो जाएगा। वायरल क्या मतलब, सबको पता चल जाएगा वो स्टूडेंट कौन है, फिर वो मतलब दिक्कत हो जाएगी उसको, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। उसका नाम मुझे पता है कौन है वो कर रहा है, जो शेयर कर रहा है लिंक। ठीक है, डो नॉट शेयर द लिंक टू एनी अदर स्टूडेंट। अगर उसको ज्वाइन करना है तो उससे बोलो कि सर से बात करें। ठीक है, तो ये कई बार स्टूडेंट कर रहे हैं। मैंने स्टूडेंट से बात किया, वो कह रहा है कि मैं सर उसको फंसाना नहीं चाह रहा हूँ जो है, लेकिन मुझे पता है वो कौन से स्टूडेंट हैं जो किस मैसेज से कहाँ से शेयर कर रहे हैं। लिंक जो भी कॉपी करता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर डिटेक्ट हो जाता है कि कहाँ कौन किसने लिंक को कॉपी किया है। ठीक है, शेयर किया है, तो वो पूरा डिटेल है मेरे पास। डू नॉट ट्राई टू डू दिस नॉनसेंस। आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है पढ़ने के लिए, तो मिसयूज़ ना करें। तो हमने देखा था इंटरनल कंबशन इंजन में एयर स्टैंडर्ड साइकिल। सो पार्ट 1 में हम लोग थोड़ा सा एफिशिएंसी हमारी छुटी हुई, तो जाते हैं हम लोग लेक्चर 11 पे और देखते हैं कि क्या है एफिशिएंसी ऑफ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन विच इज़ वर्क ऑन ऑटो साइकिल। ओके, किसी भी इंजन की या किसी भी डिवाइस की जो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, उसमें आपको मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही बता दिया था कि उसकी एफिशिएंसी क्या होती है। इंजन की हमने बात किया था, तो अगर ये इंजन है और इस इंजन में एक हीट सप्लाई किया आपने HS, ठीक है, उससे वर्क डन मिलेगा आपको। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ये हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पता चला था कि ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पता चला था कि ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तब होगा जब एक और इसमें एक हीट रिजेक्शन हो। टोटल हीट सप्लाई वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। मतलब फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टोटल हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। यहाँ से पता चल रहा है कि HS जो हीट एनर्जी अंदर आ रही है सिस्टम में इक्वल्स टू जो एनर्जी बाहर जा रही है वर्क डन प्लस हीट रिजेक्शन, दैट इज HS माइनस HR इक्वल्स टू वर्क डन। ये हमको पता था। वैसे ही इस पेट्रोल इंजन में भी वी कैन सी दैट देयर इज अ हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्शन। ओके, एंड द एरिया अंडर द कर्व, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, दिस इज वर्क डन। मैंने बताया था कि पीवी डायग्राम से जो एरिया अंडर द कर्व आता है दैट इज वर्क डन, और अगर TS डायग्राम का आपने एरिया निकाला तो वो होगा टोटल हीट ट्रांसफर। Okay, so we are not going for the TS diagram for the
this all process 0 to 1, 2, 3, 4 to 1, and once again 1 to 0. We are not going for a TS diagram. We just deal with the PV diagram, and we know that the area under the curve of PV diagram will give us work done by the system. Okay, so the area will be work done. Okay, and this is HS, this is HR, but we don't know what how much HS and how much HR. So we have to derive how much HS in the terms of temperature and some specific heat constant values, and we will get the efficiency of the engine, or we can say Otto cycle. Otto cycle will be output is work done divided by total heat transfer, sorry, total heat supply. How much heat supply is there? HS. Okay, work done will be HS minus HR divided by HS. Once again we can simplify it, 1 minus HR upon HS. Okay, when we see that, we can see that from the PV diagram of Otto cycle. This was the diagram. 1, 2, 3, 4. Okay, so what is HR? HR is MCP delta T. MCP delta T. MCP delta T. For HR, what is delta T? What will be the delta T? Final minus initial. HR कहाँ पे है? यहाँ पर है. हीट रिजेक्शन यहाँ हो रहा है. फाइनल टेम्परेचर उसके लिए क्या है? 1. T1 माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 4. T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाई HS. HS कितना है? हीट सप्लाई कहाँ होता है? यहाँ पर HS. इस हीट सप्लाई में, हीट सप्लाई होने में इनिशियल टेम्परेचर कौन सा है? HS के लिए क्या लिखेंगे? MCP टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस. इनिशियल टेम्परेचर इज T2 एंड फाइनल टेम्परेचर इज T3. फाइनल टेम्परेचर माइनस initial temperature. Okay, and MCP will be cancelled out from top and bottom, means numerator and denominator, and we will have the equation T1 minus T4 and T3 minus T2. So you have to remember the efficiency in the terms of temperature. Okay, and there are very large and very complex derivation in between them, which is not required as a basic mechanical engineering for your course. So we will have a direct formula for eta Otto is 1 minus 1 upon r raised to the power gamma minus 1. I will tell you everything, what is r, what is gamma, and you already know that what is r. What is r? R is compression ratio. Compression ratio is V1 minus divided by V2. V1 divided by V2. And what is gamma? आपको PV raised to power gamma equals to constant पता होगा. ये है isentropic process के लिए PV का रिलेशन, where gamma is adiabatic index. Adiabatic index. Adiabatic index. मैंने बोला था आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में आपको PV डायग्राम बनाना है. So you will be able to draw the diagram, PV diagram, for isentropic process. You have to know that the equation for isentropic process, that is PV raised to power gamma equals to constant. Okay, then you can draw PV diagram for this process. जहाँ भी डाउट है प्लीज इंटरप्ट कीजिए और मैं उसको बताऊंगा, क्लियर करूँगा. तो ये ऑटो साइकिल के लिए एफिशिएंसी का फार्मूला है. दो फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ, सॉरी तीन फार्मूला एक्चुअली, इन टर्म्स ऑफ हीट्स, in terms of temperature, in terms of compression ratio and adiabatic index. Okay. Yes, sir.
वेरी सिंपल फॉर्मूला है, ईटा ऑटो इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर की पावर आर रेज टू पावर गामा माइनस 1, एंड यू नो व्हाट इज V1. V1 is Vs plus Vc. Vs plus Vc. This is Vc and this is Vs, stroke volume. Okay, so V1 and V2 is only Vc. So you can find out everything. If compression ratio will be given and process will be given, PV अगर मैं बोल दूँ PV ratio power 1.3 equals to constant, and volume has been changed to V up by 5. So what is the value of efficiency of Otto cycle? What will be the efficiency of the Otto cycle? 1 minus 1 upon R is, R will be V upon 5. That is 5. Okay, so 5 raised to the power 1.3. Why 1.3? Because PV raised to power 1.3 is given. So gamma will be 1.3. So you can find out, multiply by 100 to make it in percentage. Okay, so this is all about the efficiency of the Otto cycle. Let's see how diesel engine works. Just one process has been different from Otto cycle. What process? What process? Which process? Which process? We have learned everything at the top. For the diesel cycle, it works on the diesel fuel heat supply at constant pressure. In case of diesel cycle, at constant pressure, but in case of petrol engine it is at constant volume. This is the only main difference in the process point of view. Number of, how many processes are there? Total 6 processes are there. How many strokes are there? 4 strokes are there. Okay, and one time there will be a heat addition and one time there will be a heat rejection. Okay, the spark, how the ignition will take place, how valves will open, how the valves will be closed, you know everything, right? So let's start with the diesel cycle. तो एक्चुअल में इसका नाम क्या देना चाहिए? 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ये किस पे वर्क करता है? डीजल साइकिल। डीजल साइकिल चलिए इसका हम लोग पीवी डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। इसके लिए इंजन बना लेते हैं। इंजन विल बी हॉरिजॉन्टल, सब लोग बनाएंगे साथ में करेंगे इसको। पी, दिस इज पी वॉल, यहाँ पे होगा फ्यूल इंजेक्टर। In case of petrol engine, what was at the place of fuel injector? This is known as fuel injector. Fuel injector. Fuel injector. ये exhaust valve और ये inlet valve. This is EV. This is IV.
इतना मैं मान लेता हूँ ये क्लियरेंस वॉल्यूम है, ठीक है। अब हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पिस्टन स्टार्टिंग में इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सर TDC। TDC, TDC and this is BDC, राइट। TDC to BDC पॉइंट यहाँ पर है। अब जैसे ही आपने अपनी गाड़ी में जो भी व्हीकल है आपने किक मारा या सेल्फ स्टार्ट किया, पिस्टन कहाँ मूव कर जाएगा? पीछे जाएगा पहले, TDC से BDC पे जाएगा। यहाँ पे है प्रोसेस 0, अब यहाँ से गया ये सीधा BDC। ये कौन सा स्ट्रोक है? 0 to 1 सक्शन स्ट्रोक। अब जैसे ही पिस्टन पीछे जाएगा यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम क्रिएट होगा तो इनलेट वाल्व ओपन होगी, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होगी और यहाँ से एयर फिल हो जाएगा। एयर, सिर्फ एयर जाता है इसमें। पेट्रोल इंजन में क्या जाता था? एयर प्लस फ्यूल। Air plus fuel. But in case of diesel, only air will be sucked inside the cylinder in a suction stroke. Okay? 0 to 1. उसके बाद 1 to 2 क्या होगा? कंप्रेशन। आपने किक मारा है एक बार या सेल्फ स्टार्ट किया है, मोटर ऑन हुई, मोटर ने क्या किया? सक्शन दिया, उसके बाद कंप्रेस करेगी फॉर द फर्स्ट टाइम। कंप्रेस हुआ 1 to 2, कंप्रेस हो गई। अब बताइए आप लोग, ये क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन फ्रॉम 1 to 2, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन फ्रॉम 2 to 3, heat supply will be there, but the heat supply will be at constant pressure or constant volume? At constant pressure. At constant pressure, because this is diesel engine. At constant pressure, it will be like horizontal line 2 to 3. Okay, this is actually curve, not it looks like a straight line. You have to make a curve. Okay, so 2 to 3 is a heat supply. Heat supply is here, HS, at constant pressure. Okay, at constant volume what will be there? Then 3 to 4. अब पिस्टन कहाँ चुका होगा? BDC to TDC once again पहुंच चुका होगा। अब क्या होगा? फ्यूल सर एक्सपेंशन इंजेक्शन। होगा। अब देखिए, एयर जो है कंप्रेस हो चुकी है, सिर्फ एयर हमने भेजा था उसमें, तो एयर कंप्रेस हुआ, कंप्रेशन से टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ते हैं। टेम्परेचर बढ़ गया और प्रेशर भी बढ़ गया, ठीक है। अब उसका टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ जो कि डीजल के इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। डीजल के इग्निशन टेम्परेचर के बराबर होने का मतलब ये है कि डीजल को जलाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से फायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एयर में डाल दो जो कि ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे है, उसमें डाल दो, वो अपने आप कंबस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट किया, फ्यूल इंजेक्टर से कंबस्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस विल बी प्रोड्यूसेस and then the piston will move in the rightward direction from TDC to BDC, and then we will get the power, and that stroke is known as power stroke. Okay, so the expansion will be there, isentropic expansion, and then heat rejection, and then heat rejection at constant volume. This is heat rejection. I think we did wrong in the formula for petrol engine. The heat supply at constant pressure, constant volume is known as
Cv delta T at constant volume. ये हीट रिजेक्शन किस पे हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, एमसीवी है ये, और ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है हीट सप्लाई, ये भी सीवी है। वो अलग बात है कि दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ठीक है, तो सीवी होगा वहाँ पे। हीट रिजेक्शन हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद 1 to 0 once again ही क्या होगा, 1 to 0 इज एग्जॉस्ट होगा, 1 to 0 पिस्टन विल मूव फ्रॉम बीटीसी टू टीडीसी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब प्रोसेस और स्ट्रोक एक साथ लिखेंगे हम लोग। प्रोसेस बताइए, प्रोसेस आप लोग बोलेंगे, आप लोग बताएंगे। प्रोसेस प्रोसेस कितने होंगे? 6। 0 to 1। प्रोसेस में आप लोग ये भी बताएंगे वॉल्व्स के बारे में और फ्यूल इंजेक्टर के बारे में। 0 to 1 क्या है? 0 to 1 आइसोबैरिक सक्शन। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्सपेंशन बोलना भी सही है, बट हमें जानना जरूरी है कि वो सक्शन है। वॉल्यूम वहाँ पे वैक्यूम क्रिएशन हो रहा है, सक्शन हो रहा है, ठीक है, आइसोबैरिक सक्शन। कौन सा वॉल ओपन रहेगा? इनलेट वॉल ओपन, एग्जॉस्ट वॉल क्लोज, ठीक है। 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अभी ये आईवीसी आईवीओ लिख रहा हूँ, भी समझ में आ रहा है? आईवीसी एंड ईवीसी, इनलेट वॉल एंड एग्जॉस्ट वॉल बोथ विल बी क्लोज्ड। कंप्रेशन तभी होगा, अदरवाइज कोई भी ओपन होगा तो कंप्रेस नहीं हो पाएगा। 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबैरिक हीट एडिशन और हीट सप्लाई। इस समय क्या होगा? आईवीसी ईवीसी फ्यूल इंजेक्टर इंजेक्ट्स डीजल और फ्यूल इंजेक्ट करेगा, ठीक है। कंबशन विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस। देन 3 to 4 Isentropic expansion. isentropic expansion। IVC and EVC, okay, IVC EVC both valves will be closed। Then 4 to 1 4 to 1 Isochoric rejection. exactly, isochoric heat rejection। Then 1 to 0 हीट रिजेक्शन में क्या होगा? दोनों क्लोज होंगे, आईवीसी एंड ईवीसी। 1 to 0 आइसोबैरिक
exhaust, isobaric exhaust. In that case, IVC, but EVO, right? So there are 6 processes. In which process the piston will move from TTC to DDC? One to two, sorry, 0 to 1, 1 to 2, 3 to 4, and 1 to 0. देखिए कहाँ है? 0 to 1 प्रोसेस स्ट्रोक है या नहीं? 0 to 1 स्ट्रोक है? सर सक्सेस स्टॉक होगा। यस सर। सक्शन स्ट्रोक। 1 to 2 होगा स्ट्रोक? यस। यस सर। 2 to 3 स्ट्रोक है? नो सर। नहीं। 3 to 4 है सर। 3 to 4 है। अच्छा देखिए यहाँ पे 2 to 3 ये जो 2 से लेके 3 तक का जो डिस्टेंस है पिस्टन का वो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। तो उसको स्ट्रोक नहीं मान रहे हैं हम लोग 2 to 3। वैसे तो टीटीसी से मूव किया है पिस्टन थोड़ा सा आगे, ठीक है, एक्सपेंशन हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि हमने जैसे हीट सप्लाई किया हमने पिस्टन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आगे आपको जाना है, लेकिन यहाँ पे मूव करेगा पिस्टन थोड़ा सा आगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वो बहुत ही छोटा सा है। उसको वॉल्यूम को या फिर उस रेशियो को, जैसे V3/V2 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे V3/V2, यहाँ पे एक नया टर्म आता है V3/V2, दिस इज नोन एज कट ऑफ रेशियो एंड इट इज डिनोटेड बाय RC, कट ऑफ रेशियो RC, कट ऑफ रेशियो। अभी लिखेंगे हम, वेट कर लो बच्चों। अरे यार प्लीज मत छेड़ दो। एक तो मैं म्यूट करो। कुशाल भरीन, कुशाल 3 to 4। अब कौन सा स्ट्रोक है? 3 to 4 होगा। यहाँ पे पावर स्ट्रोक मिल रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। 3 to 4, 4 to 1 स्ट्रोक इज नॉट, सॉरी 4 to 1 is not a stroke, and then 1 to 0 is once again stroke. So there are 4 strokes once again, and we will get only only in a single stroke we will get power. So that's why it is known as 4-stroke diesel engine. It works on diesel cycle. Okay, so the strokes are, आप लोग नाम लिख सकते हैं इसको, बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 to 1, 1 to 2, 3 to 4, 1 to 0. These are the strokes. आप लोग नाम लिख सकते हो, सक्शन कौन सा है, एक्सपेंशन कौन सा है, कंप्रेशन कौन सा है और एग्जॉस्ट कौन सा है, ठीक है। सो इस चारों स्ट्रोक में आपको एक बार पावर मिलती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 4-stroke इंजन। ओके, सो हियर अ टर्म इज नोन एज V3/V2, जहाँ पे हीट सप्लाई हो रही है उसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ है। सो इसमें एक रेशियो डिफाइन होता है फॉर डीजल इंजन, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डीजल इंजन, ये किसी और इंजन में नहीं मिलेगा, RC, and this is known as cut-off ratio. Cut-off ratio. It is the ratio of the heats, ratio of the volume. Sorry, it is the ratio of the volume after heat supply to the heat supply to the volume, और ये बोल नहीं सकता है, before heat supply, before heat supply. Okay, so
can be asked for 2 marks or 1 marks question. It is correct ratio. You can write it, and it is the characteristic of diesel engine. It is the characteristic of diesel engine. Characteristic सिर्फ डीजल इंजन नहीं होगा. Characteristic of diesel engine. Right. Okay. समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? Kindly reply. Any doubt? सर V2 का वॉल्यूम ज्यादा होगा या V3 का वॉल्यूम ज्यादा होगा? नहीं, ऐसे नहीं पूछना. ऐसे पूछना चाहिए तुमको कि V3 ज़्यादा होगा कि V2 ज़्यादा होगा. सॉरी सर. ऑब्वियसली V3 ज़्यादा होगा. ग्राफ देखिए आप लोग. ग्राफ देखो कहाँ है ये यहाँ है. ये V3 है, यहाँ है V2. बचा हुआ वॉल्यूम है V2 के लिए. अगर यहाँ पिस्टन होगा उस समय वॉल्यूम इतनी बड़ी हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, प्रेशर कम हो जाएगा. क्यों? प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई हो रही है, उसके बाद प्रेशर कम होगा. इंजन की डिज़ाइन ऐसी की गई है सो दैट प्रेशर उतना ही रहे. वॉल्यूम बढ़ रहा है इसमें, लेकिन टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है क्योंकि हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग. EV इक्वल्स टू क्या होता है? nRT. ठीक है, हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया किसी भी तरीके से, इंजन के डिज़ाइन की तरीके से. अब टेम्परेचर राइज कर रहा है तो वॉल्यूम राइज कर रहा है. राइट. टेम्परेचर राइज क्यों कर रहा है? क्योंकि हीट सप्लाई कर रहे हैं हम. ठीक है, समझ में आ रहा है? एनी अदर डाउट? पूछिए भाई. यू कैन रेज योर हैंड. There is no any raised hand. So move further for the efficiency of the diesel cycle. Efficiency. Efficiency is denoted by eta. Now it is for diesel cycle. ठीक है, अब डीजल साइकिल में फिर से वही वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई. And we know that from the first law of thermodynamics, work done is heat supply minus heat rejection divided by heat supply. Okay, heat supply 1 minus HR upon HS. You can write it. Okay, so what is HR for diesel engine? Heat rejection will be at constant pressure. तो MCP constant pressure है तो MCP. सही लिख रहे हैं कि गलत? सर कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा ना? कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा. चलिए, कांस्टेंट वॉल्यूम 4 to 1 मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में 4 to 1 है. 4 to 1 4 to 1 का मतलब है फाइनल इज 1, इनिशियल इज 4. MCP CV T1 minus T4. HR कहाँ पे हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है. कांस्टेंट वॉल्यूम पे. कांस्टेंट वॉल्यूम पे. सो एंड हीट सप्लाई विल बी MCP होगा या CV होगा? हीट सप्लाई कहाँ हो रहा है? सीपी. कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है. इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 2 और फाइनल टेम्परेचर है 3. सो T3 माइनस T2. यहाँ पे क्या होगा? CP. Okay, putting these values in efficiency formula for diesel, we will have 1 minus HR is MCV T1 minus T4 upon MCP T3 minus T2. Okay, so M is cancelled out. What is CP upon CP?
इज Cp upon Cp. जो Cp upon Cv पता होगा ना, गामा होता गामा है। Cp upon Cv गामा है तो Cv upon Cp क्या होगा? 1/, 1 गामा, 1 माइनस 1 upon गामा T1 माइनस T4 T3 माइनस T2। ठीक है। अब बहुत सारे मेथड यूज करके, बहुत सारे इक्वेशंस यूज करके, आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता होगा, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT है, उससे बहुत सारे रिलेशन आते हैं, P1 V1 अपन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपन T2, आपको पता होगा आइडियल गैस इक्वेशन, ये सब सारे पता होंगे। Cp अपॉन Cv इक्वल्स टू गामा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को यूज करके टेम्परेचर को रिप्लेस करके सब चीज़ वॉल्यूम में लाया जाता है। उसके बाद बड़ा सा डेरिवेशन है, जो कि डेरिवेशन आपके आउट ऑफ द कोर्स है, डेरिवेशन नहीं देख के हम लोग इसके बाद डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कि फार्मूला क्या है। डीजल वॉल्यूम रेशियोज आते हैं सारे फार्मूले में, तो 1 अपॉन आपको पता है ऑटो कर क्या है, 1/r⁻⁴ गामा माइनस 1। ठीक है, उसके बाद ये फार्मूला में अब यहाँ 1 अपॉन गामा तो है यहाँ पे, ठीक है, ये गामा है, गामा ऊपर एक टर्म आएगा दैट इज रो, सॉरी RC रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन RC माइनस 1। ये फार्मूला में याद करना आसान है अगर आप सोचेंगे। पहला तो ये, पहले सबसे पहले तो ये आ जाएगा। इतना फार्मूला किसके लिए है? 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1, ये ऑटो के लिए है। ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है इसके साथ, RC रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू RC माइनस 1। ठीक है, दिस इज फॉर डीजल। तो आपको एक तो फार्मूला ये याद रखना है, एक फार्मूला ये याद रखना है, और एक हीट सप्लाई वाला याद रखना है। हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्शन के साथ, ठीक है। किसी को डाउट? एनी डाउट? आपको मैं बोलूं, आप लोग ग्राफ बनाएंगे ऑन योर ओन कि अगर दो इंजन है, पेट्रोल और डीजल, दोनों का जो मैक्सिमम प्रेशर है सेम है, दोनों के अंदर जो मैक्सिमम प्रेशर आने वाला है दोनों को सेम रखना है। ठीक है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों का सेम है, स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों का सेम है, क्लियरेंस वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो आप लोग बताएंगे किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, कौन से इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, डीजल और पेट्रोल। और you cannot imagine it, or we cannot think in the mind, you have to draw the PV diagram for both these two conditions। मैं दो कंडीशन फिर से दे रहा हूँ यहाँ पे। if Pmax are same and Pc and Vs are same for both petrol and diesel cycle, then compare petrol, sorry, then compare their efficiencies।
एफिशिएंसीज जो लिखा है समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? इफ पी मैक्स मैक्सिमम प्रेशर आर सेम एंड वीसी एंड वीएस आर सेम, वीसी और वीएस ये दोनों एक दूसरे बराबर नहीं है। वीसी और वीएस दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन के लिए सेम है। तो आपको बताना है कि एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी या कम होगी। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया है? क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या? क्या मैं गूंगे और बहरों को पढ़ा रहा हूँ क्या? Am I teaching to deep and dumb? नो सर, सर आ गया क्वेश्चन। मैं ये फिर से अनाउंस कर रहा हूँ बच्चों, जिसको अटेंडेंस के लिए जो ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, जो अटेंडेंस के लिए, they can just you can write a message to me just before the class is to be started that sir I'm not going to attend this lecture, please give me the attendance, just write this। अगर आपको क्लास एक्चुअल में अटेंड करना है तो आपको प्रीवियस क्लास के लेक्चर को रिवाइज करके आना है। वो रिवाइज नहीं करेंगे तो प्लीज़ आप लोग मैसेज कर दीजिए कि हमने रिवाइज नहीं किया है, आई एम नॉट एबल टू अटेंड दिस लेक्चर। तो ऐसे बैठने से आप लोगों को डीप और डम्ब हो, गूंगे और बहरे हो। तो मैं ऐसे स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कुछ बोलेगा तो बोल नहीं रहे हो, मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सुनोगे वो सुन नहीं रहे हो, इसका मतलब गूंगे और बहरे हो। अब किसी भी टीचर को ये अच्छा नहीं लगेगा कि वो बोले जा रहा है और उसको एक्सपेक्टेशन है कि कुछ रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है? तो किसी भी टीचर को ये मतलब पसंद नहीं आएगा, वो या तो फायर हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के क्लास बंद कर देगा। एंड दे विल टेक ओनली अटेंडेंस एंड दे विल राइट ऑन द गूगल शीट दैट आई हैव टेकन ऑल द क्लासेस एंड ऑल द चैप्टर्स हैव बीन क्लोज्ड। ठीक है? तो बी एक्टिव, अगर क्लास में आ रहे हो तो अटेंडेंस के लिए नहीं आओ, ठीक है? अटेंडेंस के लिए आपको अटेंडेंस लेना है तो प्लीज़ राइट द मैसेज। मैं 20 बच्चे 15 बच्चे आएंगे उसको भी पढ़ाऊंगा, मैं अच्छे से पढ़ाएंगे, प्रॉपर बहुत ही हेल्दी डिस्कशन के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है? ऐसे मत पढ़िए 60 स्टूडेंट बैठे, कोई किसी की आवाज़ नहीं आ रही, किसी का आंसर भी नहीं आता है, कोई जवाब नहीं आता है, कोई क्वेश्चन होता है ना कोई डाउट होता है। वैसा तो हो ही नहीं सकता। 100% परफेक्ट कोई नहीं है, ना टीचर है ना स्टूडेंट है, कोई डाउट ही ना है। नेक्स्ट टाइम मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर आप रिवाइज नहीं कर पाए हो किसी भी सर्कमस्टांसेस, आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर आप रिवाइज नहीं कर पाए प्रीवियस लेक्चर को, जस्ट प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज नहीं कर पाए, तो प्लीज़ give me a message that I haven't revised the last lecture, I cannot understand the next lecture, so kindly give me the attendance। आपको अटेंडेंस लेना पड़ेगा, ठीक है? अटेंडेंस कम होगा तो ये आपके बहुत ज़्यादा हेडेक बनता जाएगा बाद में, ठीक है? तो अटेंडेंस ले लीजिए प्लीज़, और क्लास को ज्वाइन मत करना, उसके लिए क्लास को किसी भी तरह से ज्वाइन मत करना। तो ज्वाइन नहीं करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा नेक्स्ट टाइम से, अगर रिवाइज किए बिना आए तो ज्वाइन नहीं करना है आपको, जो रिवाइज नहीं करेगा। और एक्टिव रहिए क्लास में, जो पूछा जाए तो बहुत बताइए, मुझे बहुत शोर सुनाई देना चाहिए चारों तरफ से जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन क्या था? ये तो क्वेश्चन था ये कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई फ्रॉम एनी स्टूडेंट्स। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स आर थिंकिंग दैट वो बोलेगा वो बोलेगी। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा फीस उसने दिया है क्या? चलिए मैं तो मेरा क्या है, मैं तो खत्म करके आगे बढ़ जाऊंगा फिर तो। चलिए नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे, मेरे पास स्टूडेंट नहीं चाहिए ज़्यादा, ये वही स्टूडेंट आएंगे जो रिवाइज करके आएंगे।
अटेंडेंस आपको चाहिए, मैसेज कीजिए बस। और इससे मैं मतलब कोई दिक्कत नहीं मुझे अटेंडेंस देने में, रादर मैं ज़्यादा खुश हो जाऊँगा, मैं ज़्यादा हेल्दी रहेगा वो मेरे लिए भी आपके लिए भी। सब कुछ बता दो फिर भी कोई जवाब नहीं आया, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है, बोरिंग हो रहा है क्लास। जस्ट टेल मी, हम कुछ नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग WWH प्ले करते हैं, जो भी सीखते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, जस्ट मेक कुछ बीच में बोलो कि सर प्लीज़ एक कोई क्वेश्चन दीजिए ऐसा आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द कोर्स। इंटरेस्ट आई थिंक खत्म हो गया इंटरेस्ट, मोबाइल इज जस्ट फॉर सोशल मीडिया एंड ऑल, and it is not a good sign. मैं ये क्या बना रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है, मैं क्या फिक्स कर रहा हूँ? मैं फिक्स कर रहा हूँ स्ट्रोक वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम, एंड आई हैव टू फिक्स ऑल्सो द मैक्सिमम प्रेशर। ठीक है, अब आपको बनाना है पीवी डायग्राम फॉर डीजल एंड पेट्रोल ऑन द सेम ग्राफ पीवी। Okay, so let's start with the first point. We can say this is 0, and from here 0 to 1 we will move from here to here, and then we have to do a compression for the petrol engine. So maximum pressure is here. Okay, so we cannot reach out here directly. Okay, we have to go here first, and then heat supply will be there. Okay, then we will reach at the maximum pressure. This is Pmax, right? So the next point will be somewhere this, कुछ पी सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग मैक्सिमम प्रेशर पे क्यों नहीं गए। यहाँ पे हीट सप्लाई होने के बाद मैक्सिमम प्रेशर आएगा, तो हमको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद हीट सप्लाई होगी, उसके बाद मैक्सिमम प्रेशर पे आएगा, उसके बाद यहाँ से एक्सपेंशन होगा। ठीक है, उसके बाद हीट रिजेक्शन होगा। ये हमारा पेट्रोल इंजन है। ठीक है, आगे बात समझ में? यस सर। ओके, सो अगर डीजल इंजन की बात करें तो उसके कंप्रेशन में ही, अब डीजल इंजन में इसके अगर यहाँ पे इसके बगल में बनाऊँ ऐसे ग्रीन कलर से, तो यहाँ से 0 to 1 आ गया ये, उसके बाद 1 to 2 उसके लिए कहाँ पे होगा? ये पेट्रोल के लिए पहले देखिए, पेट्रोल के लिए नंबर्स कहाँ हैं? 1 2 3 4 1 सेकेंड 1 एंड 0। अब डीजल के लिए 1 तो यहाँ है, 2 कहाँ पर होगा सर? 3 पे। 3 पे होगा, एग्जैक्टली 3 पे होगा, यहाँ पर होगा इसका 3। ठीक है, तो यहाँ से 3 जाए हम, सॉरी 2, यहाँ पे, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे ऐसे जाना पड़ेगा ना, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऐसे। ठीक है, उसके बाद हीट सप्लाई, हीट सप्लाई में ऐसे जाएंगे, उसके बाद हीट रिजेक्शन यहाँ पर आया, एक्सपेंशन, उसके बाद हीट रिजेक्शन। अब यहाँ पे आप बता सकते हो क्या कि वर्क डन किसका ज़्यादा है या हीट सप्लाई किसकी ज़्यादा है, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। एरिया आपको निकालो वर्क डन। ठीक है, इसमें हीट रिजेक्शन और हीट सप्लाई अगर आपको बराबर रखनी है तो यहाँ पे ये हाइट जो है 2 to 3 फॉर पेट्रोल एंड 2 to 3 फॉर दिस ग्रीन कलर इज फॉर डीजल, एंड 3 to 4 फॉर द डीजल, वंस अगेन फॉर द ग्रीन कलर। सो आपको अगर ये हाइट अगर बराबर रखते हो, ये और ये,
ये लेंथ अगर बराबर रखते हो मतलब हीट सप्लाई सेम है, यहाँ पे हीट रिजेक्शन दोनों के लिए सेम है, तो हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन सेम है। आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? देखिए वर्क डन होता है, ये वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई एफिशिएंसी होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 इज एफिशिएंसी। तो वर्क डन से कंपेयर करो, हीट सप्लाई दोनों के लिए सेम रख दिया हमने, तो वर्क डन से कंपेयर करोगे तो वर्क डन के लिए क्या निकालना पड़ता है? एरिया, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व आप कंपेयर कर पाएंगे क्या? एरिया अंडर द कर्व कंपेयर कर पाएंगे क्या हम? यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे तो नहीं कर सकते। कंपेयर का मतलब है बता सकते हैं कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। सर ऐसे कैसे बताएंगे ग्राफ पे देख के? ऐसे नहीं बता सकते ना ग्राफ करके, तो वी कैन नॉट कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा। हमारे पास जो डेटा है उसके बेसिस पे हम लोग नहीं बता सकते हैं कि एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा हो। गिवन डेटा में अगर मैं अब बताइएगा, अब मैं नेक्स्ट ग्राफ एक और बना रहा हूँ, दिस इज द लास्ट डिस्कस। मान लीजिए ये हमारे पास कर्व है, अब बता सकते हैं आप शायद, देखिए 0 to 1 ये है, अभी देखिए ये बना ऐसे, ये हुआ, ये ऐसे बन गया, ठीक है। अब अगर मैं डीजल इंजन का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक तो सेम है, यहाँ से वापस इधर आया और ऐसे आया और ऐसे आया। अब बताओ किसका वर्क ज़्यादा है? डीजल का या पेट्रोल? पेट्रोल। पेट्रोल का एरिया ज़्यादा है, देखिए ये वाला एरिया पेट्रोल का ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ डीजल। पेट्रोल लिख रहा हूँ, ऑटो भी लिख सकते हैं, ऑटो और डीजल। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कंडीशन एक देनी पड़ती है आपको कि जो कंप्रेशन के बाद जो प्रेशर है डीजल और पेट्रोल में वो सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है P2 वो सेम होना चाहिए, तो आप बता सकते हो कि किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, राइट। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा उसमें, जब हम लोग नोट्स को शेयर करेंगे उसमें आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया नोट्स का नोट्स। सो प्लीज़ वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट just revise the last lecture and attend the next lecture, then only attend the next lecture. If you are not able to revise previous lectures, just write me a message and ask me for the attendance for the same day. Okay, I will give attendance with no question. मैं कोई कुछ भी नहीं पूछूंगा, ना ही बोलूँगा, वो मेरे लिए अच्छा है। 15-20 बच्चे आएंगे वो भी बहुत अच्छा है। 80 बच्चों में 80-90 97 स्टूडेंट्स आए थे, उसमें भी अभी 70% स्टूडेंट आ रहे हैं, और शायद उसमें से डीप एंड डम शायद 80% डीप एंड डम है शायद, चेक करो, ठीक है। सर तो पेट्रोल साइकिल और डीजल साइकिल में अगर मैक्सिमम प्रेशर सेम है तो उनकी एफिशिएंसी अपन कंपेयर नहीं कर सकते? कंपेयर नहीं कर सकते विद गिवन डेटा, जो मैंने डेटा यहाँ पे गिवन दिया था, यहाँ पे जो गिवन डेटा दिया था, अगर उस डेटा में ऐड कर दिया होता मैंने कि जो कंप्रेशन के बाद जो प्रेशर है पेट्रोल और डीजल का वो सेम है कंप्रेशन के बाद, तब आप बता सकते हो। ये डेटा मिसिंग था, ये मैं बताना चाह रहा था, ये डेटा मिसिंग है, ठीक है। तो यू कैन नॉट कंपेयर विथ दीज डेटा। एनी अदर डाउट? क्या सर तो बोलो? अगर वो मैक्सिमम प्रेशर वाली कंडीशन देंगे तो फिर ये वाली नहीं दे सकते, और अगर ये वाली कंप्रेशन वाली देंगे तो फिर मैक्सिमम प्रेशर वाली नहीं दे सकते। मैक्सिमम वाली नहीं दे सकते हैं, तो डेटा मिसिंग भी है, डेटा रॉन्ग भी है, और हम लोग ये रिप्लेस करके उसको ऐड करते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। तो मतलब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बनाऊँ, इफ BC and BS both same for engines or petrol and diesel, petrol and diesel, and also and pressure
आफ्टर कंप्रेशन कितना होता है P2 are same for both पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, अब आ जाएगा, यू कैन कंपेयर नाउ। सो फॉर दिस ईटा पेट्रोल इज ग्रेटर देन ईटा डीजल, राइट। अब कर सकते हैं हम कंपेयर, ठीक है, ओके। Yes, sir. So till now it is sufficient for today, and this is the completion of air standard cycles. Now we will discuss in the next lecture what we have in the contents of the IC engine. Okay, thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. But remember the thing I Thank you, have sir. discussed, that you. do not join my class if you haven't revised the last lecture. Okay.